हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्पेस लैटिस। लास्ट टाइम हमने क्या कंप्लीट किया था? लास्ट टाइम हमने कंप्लीट कर लिया था सॉलिड के बारे में पढ़ा, फिर टाइप ऑफ सॉलिड, क्रिस्टलाइन एंड अमरफस, फिर हमने आगे किया था टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड, वो हम कर चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टार्ट होने जा रहा है। स्पेस लैटिस क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, आपसे यह पूछा जाता है। स्पेस लैटिस कह लो या क्रिस्टल लैटिस कह सकते हो आप। तो हम क्या करते हैं, कोई भी स्पेस लैटिस है मतलब कोई भी सॉलिड का लैटिस है। तो हम क्या करते हैं, कोई भी लैटिस हो किससे मिलके बना होता है, पार्टिकल से। तो हम पार्टिकल्स को लेते हैं। हम किसको लेते हैं, पार्टिकल्स को। कोई भी आपके पास स्पेस लैटिस होगा तो वो किससे मिलके बना होगा, पार्टिकल से। अब वो पार्टिकल क्या हो सकते हैं, पार्टिकल्स की जब बात आती है तो पार्टिकल्स एटम्स को भी बोल सकते हो, पार्टिकल्स आयंस को भी बोल सकते हो, और पार्टिकल्स किसको बोल सकते हो, मॉलिक्यूल्स को भी बोल सकते हो। तो जो आपका स्पेस लैटिस है, कोई भी सॉलिड है उसका जो लैटिस है वो किससे मिलकर बना होता है, पार्टिकल से। मैं बार बार आपको कह रहा हूं। और पार्टिकल्स एटम भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। इन पार्टिकल्स की थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट जब होती है ना स्पेस के अंदर, थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन द स्पेस कॉल्ड स्पेस लैटिस, या इसका एक और नाम क्या होता है, कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। उसे हम क्या नाम देते हैं, और क्रिस्टल लैटिस भी हम उसको नाम देते हैं। तो आपसे पूछा जाए क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, या आपसे पूछा जाए स्पेस लैटिस, तो इट इज द थ्री डायमेंशनल। थ्री डायमेंशनल का मतलब समझते हो, वो भी बताऊंगा क्या है। इट इज द थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन ए लैटिस कॉल्ड स्पेस लैटिस। किसी भी लैटिस के अंदर थ्री डायमेंशनल पार्टिकल की जो अरेंजमेंट है उसे हम स्पेस लैटिस। डेफिनेशन आ चुकी है भाई सीबीएसई बोर्ड में, याद रखना। तो ये थ्री डायमेंशनल का मतलब क्या होता है, जैसे आप एक रूम तैयार करते हो। एक रूम जो है वो हमारा कैसा है, लाइक ए क्यूब है। इसकी कैसी अरेंजमेंट है, ये थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है। ये कैसी होती है, थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट है, तो इसे बोलते हैं थ्री डायमेंशनल। थ्री डायमेंशनल में आप लेंथ भी देखोगे, ब्रेड्थ भी देखोगे, और हाइट भी देखोगे। जो तीनों एक्सिस में चलता है, इस तरीके से जो तीनों एक्सिस में चलता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, उसे हम क्या नाम देते हैं, थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट। जैसे कि मान लेते हैं आपने ये एक लेयर है, इसके ऊपर दूसरी लेयर रख दी, फिर उसके ऊपर एक और लेयर, तो लेयरिंग के इस तरीके से जो बनेगा ना, थ्री डायमेंशनल बनता हमेशा, क्योंकि इसकी लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी, और हाइट भी आप बनाते जा रहे हो। जैसे एक रूम बताया वो थ्री डायमेंशनल है। एक जो ब्रिक होती है, ईंट जो ब्रिक होती है, वो भी क्या होती है, लाइक ए क्यूब होती है नहीं, बिल्कुल एक क्यूब है भाई, वो भी क्या होती है, थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट। तो थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन द स्पेस कॉल्ड स्पेस लैटिस, या इन द लैटिस कॉल्ड स्पेस लैटिस, और क्रिस्टल लैटिस हम उसको नाम देते हैं। अब आपके पास पूछा जाता है क्रिस्टल लैटिस के अंदर जो ये पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स एटम भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, दीज आर कॉल्ड लैटिस पॉइंट। तो ईच पार्टिकल इन द लैटिस कॉल्ड लैटिस पॉइंट। तो आपसे पूछा जाए व्हाट इज द लैटिस पॉइंट, एक बार पूछा जा चुका है, डिफाइन लैटिस पॉइंट। ईच पार्टिकल in a lattice called lattice point, in a lattice called lattice point। किसी भी लैटिस में, किसी भी स्पेस लैटिस में, किसी भी क्रिस्टल लैटिस में, जो प्रत्येक पार्टिकल है ना, एक पार्टिकल फिर दूसरा पार्टिकल की अरेंजमेंट होती है ना, पहले भी बता चुका हूं। इस तरीके से आपने कोई भी क्रिस्टल लिया, उसके अंदर ये पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है। ये जो प्रत्येक पार्टिकल होता है ना किसी भी स्पेस लैटिस में, उसे हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट। तो डिफाइन लैटिस पॉइंट क्या आएगा, ईच पार्टिकल इन द क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस कॉल्ड लैटिस पॉइंट, उसे हम क्या नाम देते हैं, लैटिस पॉइंट नाम दिया जाता है। तो ईच पार्टिकल कॉल्ड लैटिस पॉइंट। उसके बाद लैटिस पॉइंट सेकंड क्या बता सकते हो, लैटिस पॉइंट में भी क्या हो सकता है, लैटिस पॉइंट क्या है, पार्टिकल्स है। और पार्टिकल कौन कौन हो सकते हैं, एटम भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल। इसलिए लैटिस पॉइंट में ऑल्सो एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। लैटिस पॉइंट को एटम भी हो सकते हैं, लैटिस पॉइंट का काम आयंस भी कर सकते हैं, लैटिस पॉइंट का काम मॉलिक्यूल्स भी कर सकते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट बात ये आती है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लैटिस पॉइंट।
व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लैटिस पॉइंट, इसका फायदा क्या है आपको, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लैटिस पॉइंट। जब हम इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं तो क्या है, जब भी हमने क्या किया लैटिस के अंदर, स्पेस के अंदर हमने क्या की, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट की पार्टिकल्स की। जैसे ही आप 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट करोगे, किसकी, लैटिस पॉइंट भी कह सकते हैं उनका नाम। वह जब हम लैटिस पॉइंट की 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट करते हैं तो उसकी अरेंजमेंट होने के बाद ये स्पेस लैटिस को एक ज्योमेट्री प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, ज्योमेट्री प्रोवाइड करता है। तो क्या है, बाय द अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट वी ऑब्टेन द ज्योमेट्री ऑफ द स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस। बाय द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट वी ऑब्टेन द ज्योमेट्री ऑफ द क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस की ज्योमेट्री कैसी है, शेप कैसी है, वो कब पता चलेगी, जब लैटिस पॉइंट की अरेंजमेंट होगी। कैसी अरेंजमेंट, 3 डायमेंशनल, इसलिए कहा जाता है। इसकी एक फायदा ये है, इसकी अरेंजमेंट से आपका जो भी क्रिस्टल है उसको कोई स्पेसिफाइड ज्योमेट्री मिलती है। ये था भी स्पेस लैटिस के बारे में थोड़ा बहुत जो मैंने थोड़ा सा डिटेल में तुम्हें बताया, अदरवाइज तो सीधी डेफिनेशन भी पढ़ सकते थे आप। अब आपके पास क्या कह रहा है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं भी। रूम को मैंने, आपका जो रूम है ना, उसको मैंने स्पेस लैटिस मान लिया या क्रिस्टल लैटिस मान लिया। ध्यान से सुनना भी बात यहां से, उसको मैंने क्या मान लिया, क्रिस्टल लैटिस माना है। फिर जो आपका रूम है वो किससे मिलके बना होता है, देखना, ब्रिक्स से मिलके बना होता है, ईंटों से मिलके बना होता है, बनता है या नहीं बनता है। और जो ब्रिक्स है वो किससे, सोयल से, पार्टिकल से मिलके बने होती है या नहीं होती है। इस तरीके से पार्टिकल्स या सोयल के जो पार्टिकल्स हैं उन्होंने मिलकर ब्रिक्स को बनाया, ब्रिक्स ने आगे किसको तैयार कर दिया, रूम को। आपका जो रूम बना है, जो आपका क्रिस्टल लैटिस बना है, इसकी शेप कैसी है, क्यूब के जैसी है या नहीं है। और जो आपका रूम बना वो किससे बना है, ब्रिक से। जो ब्रिक है उसका भी शेप कैसा है, बिल्कुल लाइक ए क्यूब है। किसके जैसा है, ये भी एक क्यूब है। तो इस लैटिस की, क्रिस्टल लैटिस की एक स्मॉल यूनिट हो गई। जब हमने बहुत सारी स्मॉल यूनिट्स को जोड़ा तब आपका क्रिस्टल लैटिस बना। क्योंकि ब्रिक्स, जब आप रूम बनाते हो तो ब्रिक्स बहुत ज्यादा अमाउंट में बार बार रिपीट होती है या नहीं होती, ईंटों का हम बार बार यूज करते हैं, बार बार यूज करने से आपका रूम बनता है। तो ब्रिक्स का भी शेप क्यूब के जैसा है और जो आपका रूम बनता है वो भी क्यूब के जैसा है। क्यूबॉइड देखा हुआ, क्यूब लाइक ए रूम, तो आपकी जो ब्रिक है वो भी क्यूब के जैसी है। तो क्रिस्टल लैटिस की जो स्मॉल यूनिट है उसको हम ब्रिक्स बोल सकते हैं, यानी कि रूम की स्मॉल यूनिट ब्रिक, तो क्रिस्टल लैटिस की जो स्मॉल यूनिट होगी ना उसको हम नाम देते हैं यूनिट सेल। उसे हम क्या नाम देते हैं, यूनिट सेल। और फिर ये यूनिट सेल किससे मिलके बना होता है, पार्टिकल से मिलके बना होता है। तो मैंने ये आपको रूम वाला एग्जांपल लिया ना, सोयल के पार्टिकल ने ब्रिक्स बनाया, ब्रिक्स की शेप कैसी है, क्यूब। ब्रिक्स ने फिर आगे चलकर क्या बनाया, रूम, रूम की भी शेप कैसी है, क्यूब। वैसे ही है पार्टिकल्स ने मिलकर क्या बनाया, यूनिट सेल। यूनिट सेल भी आपका क्यूब होता है। और फिर उसने क्या बनाया, क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस भी आपका लाइक ए क्यूब है। तो इन दोनों की शेप सेम होती है, ये भी क्यूब के जैसा होता है, ये भी क्यूब के जैसा। लेकिन क्रिस्टल लैटिस की वो स्मॉलेस्ट यूनिट जो बार बार रिपीट होकर क्रिस्टल लैटिस बनाती है उसे हम क्या नाम देते हैं, यूनिट सेल। तो इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन टू फॉर्म द क्रिस्टल लैटिस। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन टू फॉर्म क्रिस्टल लैटिस कॉल्ड यूनिट सेल। तो एक और डेफिनेशन क्या बन गई भी आपके पास, यूनिट सेल क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन टू फॉर्म द क्रिस्टल लैटिस। तो यूनिट सेल से क्रिस्टल लैटिस बनता है। तो डिफाइन यूनिट सेल या डिफाइन क्रिस्टल लैटिस, स्पेस लैटिस, ये सब इतना हो जाएगा या नहीं हो जाएगा भी आपका। तो ये सिंपल सी बात है जो मैंने बताई है, तुम्हें ये पता होना चाहिए। जैसे सोयल पार्टिकल से ब्रिक्स बनती है, ब्रिक्स से रूम, वैसे ही पार्टिकल से यूनिट सेल से क्रिस्टल लैटिस। यूनिट सेल और जो क्रिस्टल लैटिस हैं वे बिल्कुल किसके जैसे होते हैं, क्यूब के जैसे होते हैं। लेकिन एक बात है, जो यूनिट सेल होता है ना उसमें पार्टिकल्स की फिक्स पोजिशन होती है। वो पोजिशन कैसे पता चलेगा हम उसको देखेंगे। तो ये था भी यूनिट सेल के बारे में, हो जाएगा। तो यूनिट सेल आगे हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ यूनिट सेल। जो आपने ये यूनिट सेल पढ़ लिया, दीज आर लाइक ए क्यूब, तो यूनिट सेल के टाइप क्या क्या है कर देता हूं मैं इसको रफ। तो आगे देखिए, अब हम इसको रफ कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, अब हम देखते हैं टाइप ऑफ यूनिट सेल। टाइप ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल के टाइप देखेंगे तो कितने टाइप के होते हैं, टाइप ऑफ यूनिट सेल।
तो देखिए टाइप ऑफ यूनिट सेल में सबसे पहली जो टाइप है यूनिट सेल की उसको हम बोलते हैं प्रीमिटिव यूनिट सेल। प्रीमिटिव कह लो या सिंपल यूनिट सेल भी नाम देते हैं इसको, प्रीमिटिव यूनिट सेल और सिंपल यूनिट सेल, ये दो नाम इसको देते हैं। क्या मतलब होता है अभी सिंपल यूनिट सेल या प्रीमिटिव यूनिट सेल? मैंने आपको बताया एक यूनिट सेल किसके जैसा होता है, क्यूब। बना देता हूं एक क्यूब, ये आपका मैंने एक क्यूब तैयार कर लिया अभी, ये हमने एक क्यूब बनाया इस टाइप का अभी क्यूब, ये हमारे पास एक क्यूब होता है और ये क्यूब के जो मैं सर्कल बना रहा हूं ना, ये कॉर्नर्स होते हैं एक क्यूब के। ये देखो आपका बिल्कुल एक रूम बन गया, नहीं बन गया अभी, ऐसा होता है एक रूम या क्यूब। तो आपका जो यूनिट सेल होता है वो क्यूब के जैसा होता है और उसके ये 8 कॉर्नर्स होते हैं जो मैंने ये लगाए। सिंपल यूनिट सेल जब देखोगे ना तो ये जो कॉर्नर होते हैं ना, ये कॉर्नर, इन प्रत्येक कॉर्नर पे मैंने ये पार्टिकल्स लगा रखे हैं। क्या लगा रखे हैं भाई? ये पार्टिकल्स होते हैं। तो सिंपल यूनिट सेल जो होगा ना, जो ये सिंपल यूनिट सेल होता है उसमें जो ये पार्टिकल्स होते हैं ना, ये ओनली एट कॉर्नर्स पे होते हैं जिनके अंदर 8 कॉर्नर हैं। तो सिंपल यूनिट सेल किसे बोला जाता है? इट इज द यूनिट सेल इन विच पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स, ओनली एट कॉर्नर्स। 8 कॉर्नर पे पार्टिकल्स होंगे। तो पार्टिकल्स प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स, ओनली एट कॉर्नर्स। जब पार्टिकल केवल और केवल कॉर्नर्स पे होते हैं तो उन्हें हम क्या नाम देते हैं? सिंपल यूनिट सेल नाम देते हैं। तो ये था हमारे पास सिंपल यूनिट सेल। ओके, अब हमारे पास ये पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे हैं इस तरीके से। आप एक ब्रिक का भी एग्जांपल ले लो, ईंट का भी, उसके भी 8 ही कॉर्नर होते हैं, 8 ऊपर की तरफ, 8 नीचे, 4 ऊपर की तरफ, 4 नीचे की तरफ, 8 ही कॉर्नर्स होते हैं और प्रत्येक कॉर्नर पे एक एक पार्टिकल होता है। तो इसे हम बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते जाना। सिंपल यूनिट सेल के बाद होता है जिसको हमने प्रीमिटिव यूनिट सेल बोला, दूसरा होता है नॉन प्रीमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्रीमिटिव यूनिट सेल, दूसरा हमारे पास क्या होता है? नॉन प्रीमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्रीमिटिव का मतलब होता है जिसके अंदर पार्टिकल्स कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, सभी में होंगे, लेकिन कॉर्नर के साथ अदर साइड्स पे भी होंगे। कैसे? मान लेते हैं हमने यही लेना, पहले ये सिंपल था, अब मैं इसको नॉन प्रीमिटिव बनाने जा रहा हूं। 8 पार्टिकल कॉर्नर पे तो है लेकिन इसकी फेस भी है, जैसे एक रूम की 6 फेस होती है। कैसे? रूम को आप देखोगे, एक बॉटम होती है, एक रूफ होती है, फिर 4 दीवारें होती हैं, 4 वॉल्स भी होते हैं ना, तो 6 फेस होगी। इसलिए मैंने क्या मान लिया, 8 तो पार्टिकल कॉर्नर पे मान लेते, इसकी इस ऊपर वाली फेस पे ये लगा दिया, जो ऊपर है ना इसके ऊपर एक पार्टिकल लगा दिया, तो ये ऊपर हो गया। इसी तरीके से इस साइड वाली फेस पे लगा दो, यानी कि कॉर्नर के साथ साथ दूसरी जगह पे भी अगर पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो उसे हम क्या नाम देते हैं? नॉन प्रीमिटिव यूनिट सेल। कहीं पे भी हो सकते हैं, व्हेन द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर विद अदर साइड्स, या एट कॉर्नर्स पे तो होंगे बट ऑल्सो एट अदर साइड्स, दूसरी जगह पे भी प्रेजेंट है, जैसे कि फेस है, या इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं एज। इन्हें क्या नाम देते हैं भाई? एज नाम देते हैं। तो इन एजेस के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं पार्टिकल्स, तो उसे हम किस में रखेंगे? नॉन प्रीमिटिव यूनिट सेल में रखेंगे। उसे हम किस में रखेंगे? नॉन प्रीमिटिव यूनिट सेल में रखेंगे। ओके, तो ये एज बोली जाती है, इसको हम क्या नाम देते हैं? प्रत्येक जो ये लाइन है इसको एज बोलते हैं, इसको हम EDG एज बोलते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं? एज बोला जाता है। तो पार्टिकल्स कॉर्नर के साथ साथ दूसरी जगह पे भी प्रेजेंट है, तो उसे हम नाम देते हैं नॉन प्रीमिटिव यूनिट सेल। उसे हम क्या नाम देंगे? नॉन प्रीमिटिव यूनिट सेल नाम दिया जाएगा। अब नॉन प्रीमिटिव के साथ साथ क्या कह रहा है अभी, उसके बाद इसके भी फर्दर टाइप है। अब इसके टाइप है, टाइप ऑफ नॉन प्रीमिटिव यूनिट सेल। इसके कितने टाइप हैं? इसके 2-3 टाइप हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इसके अंदर सबसे पहला आता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड का मतलब क्या होता है अभी? किसकी टाइप है ये? नॉन प्रीमिटिव की। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, या जिसको हम नाम देते हैं BCC यूनिट सेल भी नाम देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी ध्यान से सुनने का और देखने का है। देखिए पार्टिकल्स कहां कहां पे होंगे, सिर्फ हमें ये याद करना है। अभी कहां पे? इसमें ओनली कॉर्नर्स पे है, और कॉर्नर के साथ साथ एक पार्टिकल बॉडी के सेंटर, यानी कि यूनिट सेल का सेंटर। जैसे रूम का सेंटर कहां पे होता है? रूम का सेंटर बिल्कुल कहीं पे भी टच नहीं करेगा, ना वो किसी दीवार को टच करेगा, ना बॉटम को टच करेगा, ना रूफ को टच करेगा। हम बीच में लटका देते हैं एक रूम के बीच में, जैसे कि ये क्यूब है, इस क्यूब के बीच में मैंने ये हैंग कर दिया एक,
तो जब किसी के सेंटर में, यूनिट सेल के सेंटर में, जैसे एक डब्बा लिया, डब्बे के अंदर आपने रख दिया बीच में, जैसे ये हैंग कर दिया यहां पे, तो इसे हम क्या नाम देते हैं? बॉडी सेंटर्ड। तो 8 पार्ट इसके अंदर कहां पे होंगे? कॉर्नर्स पे होंगे पार्टिकल, प्लस एक पार्टिकल एट द बॉडी सेंटर। एक पार्टिकल कहां पे होगा? एट बॉडी सेंटर। तो इसे हम क्या नाम देते हैं? बीसीसी या बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इट इज द यूनिट सेल इन विच 1 पार्टिकल इन द सेंटर ऑफ द बॉडी एंड 8 पार्टिकल एट कॉर्नर। कॉर्नर पे कितने होते हैं? 8 पार्टिकल कॉर्नर्स पे होते हैं, या पार्टिकल आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एंड इन द बॉडी सेंटर, इन द सेंटर ऑफ द बॉडी, इन द सेंटर ऑफ द यूनिट सेल। यूनिट सेल के सेंटर में प्रेजेंट होगा, तो उसे हम क्या नाम देंगे? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। जो सेंटर में लटकाने का मतलब, जैसे हम एक रूम में पंखा लगा देते हैं ना, फैन, वो फैन थोड़ा सा नीचे की तरफ लटकता है, थोड़ा सा और उसको नीचे की तरफ लटका दो, तो उस फैन को आप क्या मान लो? उस फैन को मान लो भाई वो एक पार्टिकल है, लेकिन वो फैन ऊपर आपके जो छत है उसके टच में नहीं होना चाहिए, लेकिन हमने तो जोड़ना तो पड़ेगा, लेकिन इमेजिन करना वो टच में नहीं होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा? सेंटर हो जाएगा। तो एक पार्टिकल सेंटर में, बाकी कॉर्नर्स पे होंगे, तो उसे हम क्या नाम देंगे? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। दूसरा हमारे पास क्या होगा भाई? इसकी दूसरी टाइप क्या होगी? नॉन प्रिमिटिव की दूसरी टाइप, दूसरा होता भाई फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। नाम से ही पता चल रहा होगा, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड का मतलब क्या होता है अभी? फेस सेंटर्ड, इसी को फेस सेंटर्ड बना देता हूं, ये लीजिए। पार्टिकल कॉर्नर पे तो होंगे, लेकिन फेस कितनी बताई थी? एक रूम है, एक क्यूब है, उसकी 6 फेस होती हैं, रूफ, बॉटम, 4 दीवारें। फेस पे जैसे कि मान लेते ये ऊपर वाली फेस है, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, ये जो हमारी तरफ है इस पे भी, और जो पीछे की तरफ है उस पे भी। इस तरीके से 6 के 6 फेसेस पे अगर पार्टिकल्स कॉर्नर पे तो होंगे और 6 फेसेस पे भी प्रेजेंट है, तो उसे हम क्या नाम देते हैं? एफसीसी बोल सकते हो, या फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इट इज द यूनिट सेल इन विच पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड एट ईच फेस। प्रत्येक फेस पे होगा और कहां पे होगा? कॉर्नर्स पे होगा, तो उसे हम क्या नाम देते हैं? फेस सेंटर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट चलने जा रहा है ये बात बार बार आएंगी, नेक्स्ट वीडियो में बहुत काम आएंगी, उसमें न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है। मैं इसलिए वीडियो का लेंथ जो है स्मॉल कर रहा हूं, तो आप एक दिन में 2 वीडियो देखो, बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं ये छोटी छोटी वीडियो इसलिए बना रहा हूं। ओके, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। नेक्स्ट हमारे पास क्या? तीसरी टाइप। किसकी टाइप पढ़ रहे हो आप? नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल की। जो तीसरी टाइप है वो कौन सी है हमारे पास? एक हमने बनाया बॉडी सेंटर्ड, दूसरा हमने बनाया फेस सेंटर्ड, और तीसरा जो अब हम बनाने जा रहे हैं वो कौन सा है? तीसरा है एज सेंटर्ड यूनिट सेल। एज सेंटर्ड यूनिट सेल क्या मतलब? अभी एज सेंटर्ड यूनिट सेल का EDGE, एज, ये एज मैंने बताया था ना। इसके अंदर क्या होता है? पार्टिकल कॉर्नर पे तो होते हैं, मैं इनको फिर से हटा देता हूं, फेस वालों को फिर से हटा दिया मैंने। इस बार पार्टिकल कहां पे होंगे? कॉर्नर्स पे तो होंगे, लेकिन प्रत्येक एज, इनको एज बोलते हैं भाई। 12 एजेस हैं ये, इन 12 एजेस के ऊपर भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। इन 12 एजेस पे भी, इस पे है, इस पे है, इस पे है, इस पे है, इस तरीके से प्रत्येक एज के ऊपर भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होगा। तो उन्हें हम क्या नाम देते हैं? उन्हें हम नाम देते हैं एज सेंटर्ड यूनिट सेल। उन्हें हम क्या नाम देते हैं? एज सेंटर्ड यूनिट सेल। व्हेन पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड ईच एज, इसे हम एज बोलते हैं भाई। प्रत्येक एज पे जो प्रेजेंट होता है उसे हम क्या नाम देंगे? एज सेंटर्ड यूनिट सेल। उसके बाद हमारे पास क्या होता है? फोर्थ होता है एक और एंड सेंटर्ड। एक और हमारे पास कौन सा होता है भाई? एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एक और हमारे पास जो होता है वो कौन सा होता है? एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड का मतलब क्या होता है भाई? एंड सेंटर्ड का मतलब, ध्यान से सुनना भाई, पार्टिकल्स, ये दोबारा से बना रहा हूं मैं, यहां पे फिर रफ करूंगा, ये लीजिए मैंने दोबारा से बना दिया। पार्टिकल्स कहां पे होंगे? कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे। पार्टिकल्स कहां पे प्रेजेंट होंगे? एट कॉर्नर्स। ये देखिए पार्टिकल्स कॉर्नर पे तो हैं ही, हो गया। पार्टिकल कॉर्नर पे तो हैं, लेकिन कोई 2 अपोजिट फेस पे, कोई भी 2 फेस ले लो, जैसे कि एक रूम की, एक आप बॉटम ले लो, एक रूफ ले लो, हो गई 2। कोई 2 अपोजिट लोगे, कोई भी 2 अपोजिट। मान लेते मैंने एक ये ऊपर रूफ ले ली और एक बॉटम, 2 कोई अपोजिट फेस पे पार्टिकल होने चाहिए और कॉर्नर पे होने चाहिए। उसे हम क्या नाम देते हैं अभी? एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। कोई 2 अपोजिट फेस, जैसे कि एक रूम की आपने इधर वाली वॉल ले ली और इधर वाली, आमने सामने वाली 2 दीवारों पे लगा दिए और 8 कॉर्नर पे, उसे हम क्या नाम देते हैं? एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ये थे भाई आपके पास यूनिट सेल, उसके टाइप और डिफरेंट।
हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया। अब आगे हम देखते हैं पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। ये जो यूनिट सेल इनके क्या क्या पैरामीटर्स हैं, तो वो सुनिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये याद रखने की हैं, और कंपटीशन में भी, नीट में भी बहुत सारे क्वेश्चन यहां से आते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो होगा, वो हमारे पास नेक्स्ट है पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल, एक जो आपके पास यूनिट सेल होता है उसके कौन कौन से पैरामीटर्स हैं। अगर हम पैरामीटर्स देखेंगे एक यूनिट सेल के, तो क्या क्या पैरामीटर्स हैं, मतलब एक यूनिट सेल को आप कैसे डिनोट कर सकते हो, कैसे बता सकते हो ये यूनिट सेल कैसा है। तो उसको मेजर करने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए कुछ पैरामीटर्स बना दिए। जैसे किसी के बारे में जानना हो तो यूनिट सेल के 2 पैरामीटर होते हैं, इट हैव 2 पैरामीटर्स। फर्स्ट वन पैरामीटर क्या होता है, एज लेंथ। फर्स्ट वन कौन सा होता है अभी, एज लेंथ होता है। जो पहला पैरामीटर है वो है एज लेंथ। एज लेंथ का मतलब क्या होता है वो भी बताएंगे। देखिए हमने ये बनाया था, यूनिट सेल बनाया था, ये यूनिट सेल, इसकी मैंने कितनी एज बताई तुम्हें, 12 एज हैं भाई, आप काउंट कर सकते हो। देखो 4 ये थी, 4 ये, 8 9 10 11 और ये 12 एजेस होती हैं अभी। ओके, इन एज की जो लेंथ है ना, इसे बोलते हैं भाई एज लेंथ। इसे हम क्या नाम देते हैं, एज लेंथ। अगर हमें इस यूनिट सेल के बारे में जानना है तो हम एज लेंथ से जान सकते हैं। इसलिए इसका एक पैरामीटर तो कौन सा हो गया, एज लेंथ। 3 डायरेक्शन होती है, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस में जो होगा ना उसको हमने नाम दे दिया स्मॉल ए, वाई एक्सिस में जो होगा ना उसका नाम दे दिया बी, स्मॉल बी, और जेड एक्सिस में जो होगा उसका स्मॉल सी। तो 3 एक्सिस हो गई, 3 एज लेंथ हो गई, इन्हें एज लेंथ बोलते हैं। एज लेंथ जो होती है या एक्सिस भी बोलते हैं, इनकी जो एज लेंथ होती है ना, इन एजेस की जो एज लेंथ है, ए बी और सी मानी हमने, क्या मान ली, तीनों इक्वल भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती इक्वल, लेकिन जो ये एज है एक्स एक्सिस के अलोंग उसको स्मॉल ए नाम दे दिया, वाई एक्सिस है उसको स्मॉल बी नाम दे दिया, जेड एक्सिस है उसको स्मॉल सी। वैसे आपकी ईज के लिए आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन मैंने ये माना है। दूसरा जो पैरामीटर होता है एक यूनिट सेल को डिनोट करने का, दूसरा जो पैरामीटर है वो है एक्सियल एंगल्स। दूसरा जो पैरामीटर्स है वो है एक्सियल एंगल्स। इनके बीच में जो एंगल्स होते हैं ना, ये है, इस टाइप के जो ये एंगल्स होते हैं ना, ये एंगल के बारे में, इन एंगल्स के बारे में है। जैसे कि यहां पे देखोगे, यहां पे ये एंगल है, ये है, इसको अल्फा मान लिया, इसको बीटा मान लिया, इसको क्या मान लिया, गामा। तो 3 एंगल होते हैं, एक को अल्फा माना है, एक को बीटा माना गया है, और एक क्या होता है, इन एक्सिस के बीच में, इन एजिस के बीच में जो ये एंगल्स हैं, इनको हमने क्या नाम दे दिया। तो एक यूनिट सेल के 2 पैरामीटर है। यूनिट सेल कैन बी शोन बाय 2 पैरामीटर्स, वन इज द एज लेंथ, दीज आर ए बी एंड सी, एंड अदर इज द एक्सियल एंगल्स, दीज आर अल्फा बीटा एंड गामा। तो हमने एक यूनिट सेल को शो करने के लिए, अच्छे से दिखाने के लिए, हमने उसके 2 पैरामीटर्स बना लिए। अब जब इनके पैरामीटर्स है ना, ये पैरामीटर कभी इक्वल हो सकते हैं, कभी नहीं, ऐसे ये एंगल्स कभी इक्वल होते हैं, कभी 90 के होते हैं, कभी नहीं होते हैं। तो इन सब को शो करने के लिए भी ये कब इक्वल होते हैं, कभी इक्वल होते हैं, कभी नहीं होते हैं, इसलिए क्या किया गया, 7 क्रिस्टल सिस्टम बना दिए। क्या बना दिए, इन्हीं के बेस पे इन एज लेंथ और एक्सियल एंगल्स, कभी ये इक्वल होते हैं, कभी नहीं है। जिसमें इक्वल होते हैं तो उस क्रिस्टल सिस्टम को अलग नाम दे दिया, जिसमें ये अनइक्वल होते हैं तो उसको हमने अलग नाम दिया। तो क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल देयर आर 7 क्रिस्टल सिस्टम या 7 टाइप ऑफ यूनिट सेल या 7 क्रिस्टल सिस्टम। जो क्रिस्टल सिस्टम वो 7 बना दिए। देयर आर 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर्स ऑफ द यूनिट सेल। जो ये यूनिट सेल के पैरामीटर्स हैं, इनके बेस पे कितने बना दिए, 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम बना दिए। तो आपसे पूछा हुआ भी, नीट के अंदर भी आया हुआ है, नंबर ऑफ द क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल सिस्टम कितने होते हैं, 7 होते हैं भी। क्रिस्टल सिस्टम कितने होते हैं, देयर आर 7 क्रिस्टल सिस्टम। देखिए 7 क्रिस्टल सिस्टम कौन कौन से होते हैं, तो 7 क्रिस्टल सिस्टम, उनको आपको याद रखना है, उनके एक्सियल एंगल्स याद रखने हैं, उनकी एज लेंथ याद रखनी है। 7 क्रिस्टल सिस्टम कैसे याद रखोगे, मैं तरीका बताता हूं, बहुत इजी है, और यहां से पेपर बोर्ड में जरूर आता है भाई, सीबीएसई बोर्ड में हर बार एक क्वेश्चन आता है। तो 7 सिस्टम कौन से हैं, क्या याद रखो आप, C T O T H M और T, ये 7 वर्ड याद करो। क्या है, C T O T H M T।
HMT एक ट्रैक्टर है जिसको आपने सुना होगा। CT सीटेट होता है जैसे, OT ऑपरेशन थिएटर होता है जैसे, तो CT OT HMT ये याद रखो आप। CT OT HMT ये 7 सिस्टम है। C से बनता है अभी क्यूबिक, C से क्या बनता है? क्यूबिक। T से बनता है टेट्रागोनल सिस्टम, टेट्रागोनल सिस्टम। C से बनता है क्यूबिक सिस्टम, T से बनता है टेट्रागोनल सिस्टम, O से बनता है ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम। T से बनता है ट्राइगोनल सिस्टम, ट्राइगोनल। पहले था टेट्रागोनल, अब ट्राई। इसमें टेट्रा मीन्स 4, ट्राई मीन्स 3, जैसे नीचे आओगे घटता जाएगा। H का मतलब होता है अभी हेक्सागोनल, हेक्सागोनल सिस्टम। M का मतलब होता है अभी मोनोक्लिनिक सिस्टम, मोनोक्लिनिक। और जो आपका T का फिर से लास्ट वाले का मतलब होता है भाई ट्राइक्लिनिक। 3 बार T आए हैं, पहला टेट्रा मीन्स 4, दूसरा ट्राइगोनल और तीसरा ट्राई। ये दोनों ट्राई और ट्राई हैं। सबसे लास्ट वाला ट्राइक्लिनिक है और ये ट्राइगोनल। कैसे याद रखोगे वो भी बताऊंगा। सबसे लास्ट में जो होता है वो ट्राइक्लिनिक क्यों है उसका हम रीजन देख लेंगे। तो ये आपके पास है 7 सिस्टम। C से क्यूबिक, T से टेट्रागोनल, O से ऑर्थोरोम्बिक, T से ट्राइगोनल, H से हेक्सागोनल, M से मोनोक्लिनिक, T से ट्राइक्लिनिक। एक बार रिवाइज करोगे हो जाएंगे याद। ये 3 T याद रखना, टेट्रागोनल, ट्राइगोनल और ट्राइक्लिनिक हो जाएगा। अब इनके अंदर हमें क्या बनाने होते हैं? इनकी एज लेंथ बतानी होती है भी, एज लेंथ। फिर उसके हमें क्या बताने होते हैं? एंगल्स। मतलब एज लेंथ क्या है इनकी, इक्वल है या नहीं। जैसे कि एज लेंथ एक A होता था, दूसरी B होती थी और तीसरी C। ये तीनों इक्वल होती हैं अभी, A, B और C तीनों इक्वल होती है किस में? क्यूबिक में। अब याद कैसे रखोगे? बार बार पेपर में ये याद रखना बहुत टफ हो जाता है अभी, इसलिए तरीका बता रहा हूं। पहला ये अगर सीरीज में लिखते हो ना तो याद रखो, पहले में तीनों इक्वल हैं, दूसरे में पहले 2 इक्वल हैं, तीसरा इक्वल नहीं है, और तीसरे वाले में कोई भी इक्वल नहीं है। हो गया? फिर से स्टार्ट हो जाओ। फोर्थ वाले में फिर से तीनों इक्वल है, उससे आगे वाले में 2 इक्वल है, तीसरा इक्वल नहीं है, लास्ट वाले में कोई भी इक्वल नहीं है। ये लीजिए देखो, सबसे पहले वाले में तीनों इक्वल थी, फिर एक अनइक्वल हुआ, फिर दोनों अनइक्वल हो गए, उसके बाद फिर से तीनों सेम हो गए, फिर एक अनइक्वल हुआ, फिर दोनों अनइक्वल। और ट्राइक्लिनिक में तो हमेशा अनइक्वल ही रहते हैं, अभी अनइक्वल ही रहते हैं। A, B और C कोई भी इक्वल नहीं है। देखो याद करने का तरीका मैंने क्या बताया? पहले वाले में तीनों साइड इक्वल है, दूसरे वाले में 2 साइड इक्वल है, तीसरी नहीं है, तीसरे वाले में कोई भी इक्वल नहीं है। फिर से दोबारा से स्टार्ट हो जाओ, तीनों इक्वल है, फिर एक साइड इक्वल नहीं है, 2 इक्वल है, फिर से तीनों इक्वल नहीं है, फिर से तीनों। याद हो गया ना तरीका? देखो ये पहले वाले में तीनों इक्वल, फिर एक अनइक्वल, फिर दोनों अनइक्वल, तीनों अनइक्वल, फिर दोबारा से तीनों इक्वल, फिर एक अनइक्वल, फिर कोई भी इक्वल नहीं है, फिर कोई भी इक्वल नहीं। ट्रेंड बन गया। एक बार यहां तक आए फिर से स्टार्ट हो जाओ, ये बन गया अभी एज लेंथ के बारे में। बहुत टफ होता भी, ये याद नहीं होता। बच्चे बार बार कहते हैं सर याद नहीं होता, देखो आसान ही है। अब आपके पास एंगल्स के बारे में, एंगल्स के बारे में कैसा याद रखोगे? अल्फा, बीटा और गामा तीनों होते हैं, ये तीनों 90 डिग्री के होते हैं। कितने के होते हैं? लेकिन प्रत्येक में 90 के होते हैं या नहीं होते, यही पूछता है। जैसे कि दे दे आपके क्यूबिक सिस्टम में क्या होता है? एज लेंथ और एक्सियल एंगल्स बताओ। ये हो गया। तो इसमें तीनों इक्वल होते हैं, इसमें भी तीनों इक्वल होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा तीनों 90 के होते हैं। इसमें भी तीनों इक्वल होते हैं भाई, पहले तीनों में एंगल्स इक्वल होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा तीनों 90। ये याद रखो। एक जो लास्ट वाला होता ना, इसमें कोई भी इक्वल नहीं होता, अल्फा, बीटा, गामा कोई भी इक्वल नहीं है। ये आपको याद रखना भी, कोई भी इक्वल नहीं है। अल्फा, बीटा और गामा कोई भी 90 का नहीं है। ये है भाई। ये देखिए आपके पास 4 याद हो गए, पहले 3 इक्वल, लास्ट वाला अनइक्वल। इसलिए पूछा जाता है मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम कौन सा है? मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम, अनसिमेट्रिकल सिस्टम। मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम का मतलब क्या है? जिसमें कुछ भी इक्वल नहीं है, ना ही साइड इक्वल है ना ही एंगल इक्वल है। ऐसा कौन सा है? ट्राइक्लिनिक इज द मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम। आया हुआ भी नीट में। कौन सा सिस्टम मोस्ट अनसिमेट्रिकल है? आधे से ज्यादा बच्चे सोचेंगे सर ये क्या आ गया, ये तो कभी बताया ही नहीं। अरे जिसमें कोई भी एंगल इक्वल नहीं है, कोई भी साइड इक्वल नहीं है, तो ये है मोस्ट अनसिमेट्रिकल। और सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल, अब समझ गए होंगे, वो क्यूबिक है भाई। सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल कौन सा है? क्यूबिक, क्योंकि इसमें दोनों सभी साइड भी इक्वल है और सभी एंगल भी इक्वल है। तो मोस्ट सिमेट्रिकल पूछे क्यूबिक, अनसिमेट्रिकल पूछे तो वो क्या आ गया? ट्राइक्लिनिक। तो ट्राइक्लिनिक तो वैसे याद रह जाएगा, इसमें कोई भी सिमेट्री नहीं है, सब अनइक्वल है। अब रह गए आपके पास ये 3। एक बात आती है हेक्सागोनल की। किसकी बात आती है? अब हम बात करते हैं हेक्सागोनल सिस्टम की। हेक्सागोनल सिस्टम में देखिए ये रहा,
इसके अंदर क्या होता है, अल्फा और बीटा तो 90 का होता है, लेकिन गामा 120 डिग्री का। ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा भी। हेक्सागोनल में क्या होता है भी, जो गामा है वो 120, हेक्सा मीन्स होता है 6 और उसका 20 टाइम्स कर देते हैं तब गामा बनता है। तो गामा जो होता है उसमें 120 और अल्फा और बीटा कितने के होते हैं भाई, इसके अंदर 90 डिग्री के होते हैं। अल्फा और बीटा कितने के होते हैं, 90 के। अब इसमें देखिए जो आपके पास ये रह गया ट्राइगोनल, देखिए ट्राइगोनल में कैसा होगा, हम इसको देखते हैं ट्राइगोनल को। ट्राइगोनल बहुत ही सिंपल है। तो क्या हो गया ट्राइगोनल में, ये आपके तीनों इक्वल थे, अब क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा और गामा तीनों इक्वल तो हैं लेकिन बट नॉट 90। आप याद रखने का, पहले तीनों में इक्वल है लेकिन इसमें अल्फा बीटा और गामा तीनों इक्वल तो हैं लेकिन कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं है, कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं है। एक मोनोक्लिनिक में देखिए, मोनो मीन्स एक, जिसमें एक एंगल इक्वल ना हो। देखिए अल्फा और जो गामा होते हैं ना, ये तो 90 का है लेकिन बीटा नॉट इक्वल टू 90। मोनो मीन्स एक, जिसका एक एंगल इक्वल नहीं होता। ये थे भी 7 क्रिस्टल सिस्टम जिनको आप याद रखोगे। ये है 7 क्रिस्टल सिस्टम, हो जाएगा। याद रखने की मैंने टेबल भी बता दी है, फिर से देख लो CTOT HMT याद रख लोगे। फिर क्या है, पहले तीनों साइड इक्वल, फिर 2 अनइक्वल हो गई, तीनों अनइक्वल हो गई, फिर से तीनों इक्वल, 2 अनइक्वल, फिर तीनों अनइक्वल, तीनों अनइक्वल। इसमें कोई भी एंगल भी 90 का नहीं है क्योंकि ये मोस्ट अनसिमेट्रिकल है। इसमें पहले 3 जो सिस्टम है ना, तीनों में एंगल बराबर है, उससे आगे वाले में तीनों एंगल तो बराबर है लेकिन 90 का नहीं है। हेक्सागोनल में मैंने क्या बताया, हेक्सागोनल में बताया गामा 120 का हो जाता है, और इसमें जो मोनोक्लिनिक है इसमें एक एंगल 90 का नहीं है। कौन सा है, बीटा 90 का नहीं है। ये आपके पास थे भी। अब जो ये क्रिस्टल है ना, 7 क्रिस्टल सिस्टम, अब इनके अंदर यूनिट सेल प्रेजेंट है। जैसे कि क्यूबिक जो सिस्टम होता है ना, जो क्यूबिक सिस्टम है, इसके अंदर अगर आप देखोगे क्यूबिक सिस्टम में, तो क्यूबिक सिस्टम में याद रखने का तरीका बताता हूं। आप एक सीरीज याद करोगे 324 11 21, एक सीरीज याद करोगे 324 11 21, ये अभी एक सीरीज है 324 11 21। क्या मतलब है वो भी बताऊंगा। इनके आगे लगा दो 3 2 4 11 21। ये क्या, जो जैसे क्यूबिक सिस्टम है। अब इस क्यूबिक सिस्टम में 3 टाइप के यूनिट सेल प्रेजेंट है। कौन कौन से, क्यूबिक सिस्टम में 3 टाइप के यूनिट सेल होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक सिंपल यूनिट सेल होता है, एक BCC होता है, एक FCC होता है। इसलिए मैंने इसके लिए 3 वर्ड लगाया। तो क्यूबिक सिस्टम, इन द क्यूबिक सिस्टम कंटेन 3 यूनिट सेल, सिंपल, BCC एंड FCC। 3 यूनिट सेल होते हैं, इसलिए मैंने इसके लिए क्या वर्ड लगाया, 3। फिर आगे आपके उसके पास आगे दूसरे में आगे टेट्रागोनल के पास। टेट्रागोनल के पास क्या होता है, अभी देखिए टेट्रागोनल 2, इसके अंदर 2 सिस्टम होते हैं, 2 यूनिट सेल होते हैं। कौन कौन से, एक होता है सिंपल और दूसरा हमारे पास क्या होता है, BCC। तो इन द, याद रखो, टेट्रागोनल सिस्टम कंटेन 2 यूनिट सेल। 2 यूनिट सेल कौन कौन से हैं अभी, एक सिंपल और एक BCC। इतना हो गया। अब देखिए 4 है इसमें 4 यूनिट सेल। 4 कौन कौन से हैं भाई, चारों देखिए कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। 4 कौन कौन से हैं, चारों ऐड कर दो भाई। इसमें 4 यूनिट सेल है, कौन कौन से, सिंपल, उसके बाद आपके पास BCC, फिर FCC, और एक हमने क्या पढ़ा था, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। फिर हमारे पास कौन सा होता है भाई, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इसके अंदर 4 होते हैं, सिंपल, BCC, FCC और एक क्या आ गया, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। उसके बाद ट्राइगोनल, इसके लिए 1 है। एक वाले में हमेशा सिंपल होता है, जिसके आगे एक वर्ड है इसमें हमेशा सिंपल होता है। उसके बाद हेक्सागोनल में भी 1 है, इसमें भी सिंपल होता है, एक ही है। उसके बाद आपके पास 2, मोनोक्लिनिक में 2 आ गए। 2 कौन कौन से हैं, 2 पहले भी आया है। पहले वाले में था सिंपल और BCC, लेकिन इसमें कौन सा है, एक सिंपल है और एक एंड सेंटर्ड है। एक एंड सेंटर्ड है, एक सिंपल है और दूसरा कौन सा है, एंड सेंटर्ड। और फिर लास्ट वाले में क्या, एक कौन सा होता है, इसमें सिंपल ही होता है। दोबारा से रिपीट करता हूं, देखिए CTOT HMT के अकॉर्डिंग अरेंज करोगे तो 324 11 21 ये नंबर ऑफ यूनिट सेल है। क्यूबिक सिस्टम में कितने यूनिट सेल होते हैं, 3। कौन कौन सा, सिंपल यूनिट सेल, BCC और FCC। करवा चुका हूं मैं आपको क्या क्या होते हैं। उसके बाद टेट्रागोनल में 2 होते हैं, 2 का मतलब एक सिंपल और एक BCC। फिर ऑर्थो में 4 होते हैं। 4 कौन से, सिंपल, BCC, FCC और एंड सेंटर। उसी तरीके से ट्राइगोनल में 1 सिंपल, हेक्सागोनल में 1 सिंपल, इसमें 2, एक सिंपल और एक एंड सेंटर, और इसमें क्या होता है, सिंपल। सब में सिंपल तो है ही है। अब देखिए ये कितने यूनिट सेल बन गए, 3 2 5 और 4 9 10 11 और 2 13 और 1 14। तो इन सभी 7 क्रिस्टल सिस्टम के अंदर 14 यूनिट सेल प्रेजेंट है।
इन 7 crystal system contain 14 unit cell. These 14 unit cell are known as brevis lattice. इन्हें हम क्या नाम देते हैं? brevis lattice नाम दिया जाता है. तो आपसे पूछा जा सकता है number of brevis lattice कितने होते हैं? 14. तो these are the number of unit cell which are present in 7 crystal system. 7 crystal system के अंदर जो unit cell है वो 14 है, उन्हें हम brevis lattice बोलते हैं. तो कितने brevis lattice होते हैं भाई? 14 होते हैं. तो इसी के साथ आपके ये 7 crystal system, brevis lattice कितने यूनिट सेल है ये मैंने आपको बता दिए. अब आप नेक्स्ट क्या याद करोगे? नेक्स्ट हमारे पास है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द यूनिट सेल. नेक्स्ट टॉपिक ये रहेगा और उसके ऊपर न्यूमेरिकल. ओके, आज के लिए इतना ही काफी है. थैंक यू.